23 मार्च 2020 यानी आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। पिछले ही दिन यानी 22 मार्च को गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी और उसके अगले ही दिन मार्केट में लोअर सर्किट लग गया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहाँ पे सेंसेक्स 73,000 के ऊपर है, जो कि ऑलमोस्ट 2.7 टाइम्स ज़्यादा है। उस टाइम मुझे याद है कि किस तरह हर एक न्यूज़ चैनल पे पैनिक का माहौल था और हर दूसरा आदमी अपने स्टॉक्स को बेच के निकलने का सोच रहा था मार्केट से। आज जो मार्केट में माहौल चल रहा है वो भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, पिछले 6 महीने में निफ्टी ऑलमोस्ट 15% डाउन है अपने पीक से, और वही स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस जो है वो भी 25% से ज़्यादा क्रैश कर गए हैं। मेरा खुद का स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो 35% डाउन है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इस इतने बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे के मेजर रीजंस क्या है वो हमने इन दोनों वीडियोस में कवर किए, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेटा पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको इस क्रैश से डील करने में मदद करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 75% लोग जो हमारा कंटेंट देख रहे हैं उन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ पिछले 40 साल का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का डेटा शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं कि इसमें वो लिस्ट लिखी है कि जिन भी चीज़ों की वजह से पिछले 40 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर क्रैश आया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1987 में एक ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 40% से गिरा था। वैसे ही अगर आपने स्कैम 1992 ये वेब सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1992 में हर्षद मेहता की वजह से एक मेजर स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से हमारा मार्केट 56% से क्रैश कर गया था। वैसे ही 2000 में .com बबल की वजह से ये जो सारी इंटरनेट कंपनीज थी, इनके सारे स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, और जब इनमें एक बहुत बड़ा क्रैश आया तब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट 57% से क्रैश कर गया था। वैसे ही अगर 2008 में यूएस में हाउसिंग में एक क्राइसिस आया था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 63% से क्रैश कर गया था। वैसे ही आपको कोविड के बारे में पता होगा कि 2020 में कोविड पैंडेमिक की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 40% से क्रैश हुआ था। दोस्तों, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये तो सिर्फ मेजर क्रैशेस है, लेकिन इसके अलावा भी 2018 में IL&FS क्राइसिस हुआ था, IL&FS क्राइसिस, और US चाइना ट्रेड वॉर, जिसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट 13% डाउन हुआ था। वैसे ही 2022 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट 18% डाउन हुआ था। तो दोस्तों, ये सारा डेटा देख के हमें ये आइडिया लग जाता है कि मार्केट जो है वो ऐसे क्रैश करता रहता है। मतलब 15% क्रैश होना मार्केट के लिए काफ़ी कॉमन है, और हर दूसरे तीसरे साल में मार्केट ऐसा क्रैश होता ही रहता है। तो अभी जो मार्केट में क्रैश चल रहा है वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। हमें बेसिकली क्या देखना है कि मार्केट जब भी इतना बड़ा क्रैश करता है तो उसके अगले 3 सालों में मार्केट में कैसा रिटर्न मिलता है। तो फॉर एग्जांपल 1987 में जब मार्केट 40% से गिरा था तो उसके अगले 3 सालों में मार्केट ने 200% रिटर्न दिया था। वैसे ही हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे मार्केट ने 3 साल का जो अगले 3 साल में 90% रिटर्न दिया था। .com बबल में भी ऑलमोस्ट 110% रिटर्न दिया था, और कोविड पैंडेमिक जो 2020 में आया था उस क्रैश के अगले 3 साल में मार्केट ने 117% रिटर्न दिया था। तो दोस्तों, इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आती है उसके अगले 3 साल काफ़ी बढ़िया होता है मार्केट के लिए। इतने सारे क्रैशेस होने के बाद भी निफ्टी का जो 25 साल का एवरेज रिटर्न है वो अभी भी 13-14% के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि ऐसे क्रैशेस तो आते रहेंगे और हमें उनसे डील करना आना चाहिए। दूसरा डेटा जो हम देखेंगे वो ये है कि हम फियर और ग्रीड इंडेक्स में इस पॉइंट पे किस पड़ाव पे खड़े हैं। तो फियर और ग्रीड इंडेक्स क्या होता है बेसिकली कि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जब मार्केट गिरता होता है तब लोगों में डर बैठ जाता है, और जब मार्केट बढ़ता होता है तब लोगों में ग्रीड यानी लालच पैदा होता है। तो फियर और ग्रीड इंडेक्स हमें ये बताता है कि उस पॉइंट पे मार्केट में जो
पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे आप और मैं, उनका मूड कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि एट दिस पॉइंट मार्केट में फियर यानी एक डर वाला माहौल बैठा हुआ है, और हो सकता है काफ़ी लोग ये देख के अपने सारे शेयर्स बेच के निकल जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस वॉरेन बफेट का ये कोट याद रखना है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब लोग जब डरे हुए हो तब आपको लालची होके और शेयर्स खरीदने, और जब लोग लालच में और शेयर्स खरीद रहे हैं तब हो सकता है आपको बेच के निकल जाना चाहिए। अब इस पॉइंट पे क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं तो काफ़ी लोग आपको रिसेशन का खतरा दिखाएंगे। तो ये समझते हैं कि आखिर ये रिसेशन होता क्या है। तो दोस्तों रिसेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी देश की जीडीपी जो है वो 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने तक कंटिन्यूसली नेगेटिव रहे, यानी उसमें नेगेटिव ग्रोथ हो रही हो। तो फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल इंडिया की जीडीपी 100 रुपये होती और इस साल 99 रुपीज़ है, तो ये जो डी ग्रोथ हो रही है उसको बोला जाता है रिसेशन। यानी जब ये चीज़ 2 क्वार्टर में कंटिन्यूसली होती है उसको बोला जाता है रिसेशन। अब जो है वो काफ़ी लोग इंडिया की इकोनॉमी को देखकर ये बोल रहे हैं कि क्या इंडिया भी रिसेशन में तो नहीं जा रहा है। तो हम इसकी सच्चाई देखते हैं। तो दोस्तों 2023 के क्वार्टर 4 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 8.6% थी, जो कि स्लो डाउन होकर क्वार्टर 3 2024 में 5.4% पे आ गई। तो दोस्तों इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिला। ये नहीं हुआ कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हुई। और पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 का जब डेटा आया तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिर से पिकअप होकर 6.2% पे चली गई। तो दोस्तों इंडिया अभी भी रिसेशन से काफ़ी दूर है और उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। इसके साथ साथ इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कट करना चालू कर दिया है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा की ओर, जो कि है वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस देखने के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो है अराउंड 19.7। तो हिस्टोरिकल जो एवरेज है निफ्टी 50 का के पीई रेशियो का वो है 20.8। तो अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करें तो इस पॉइंट पे हो सकता है निफ्टी 50 सस्ता दिखे। इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट काफ़ी लोग ये देते हैं कि 2021 में एनएसई ने जो है वो निफ्टी 50 का जो ईपीएस है उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस चेंज कर दिया था। पहले निफ्टी 50 का जो ईपीएस है वो स्टैंडअलोन बेसिस पे कैलकुलेट होता था, लेकिन 2021 के बाद उसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी वजह से हम जब निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो वो एक सही तरीका नहीं है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से बेटर तरीका ये है कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में जो भी 10-15 स्टॉक्स हैं आपको उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, और अगर उनके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ही ज़्यादा है तो बेटर होगा कि आप उनसे एग्जिट ले लें। सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप ऐसा देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स हैं उनका एवरेज पीई रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल जो भी पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप फंड्स में रन अप आए हैं जिसकी वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स का पीई रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स हैं तो काफ़ी बेटर है कि आप इस पॉइंट पे एग्जिट लेके अपना पैसा कहीं और शिफ्ट कर लें। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप इस पॉइंट पे अभी भी थोड़े बेटर वैल्यूड लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप्स। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या मार्केट इस पॉइंट पे बॉटम आउट हो चुका है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि कोई भी श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकता है कि मार्केट इस पॉइंट पे बॉटम आउट हो चुका है। और अगर आपको कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है कि अगले 6 महीने में निफ्टी 20,000 चला जाएगा या रिकवर होकर 25,000 30,000 चला जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। इसी से जुड़ा हुआ विजय केडिया जी जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, उनका एक कोट है, ओनली 2 people कैन बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप, वन इज गॉड एंड द अदर इज अ लायर। दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2003 से लेकर 2023 के बीच में आप पूरे टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी अपना पैसा किसी भी पॉइंट पे स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं निकालते, तब आपका जो CAGR रिटर्न है यानी एवरेज रिटर्न है वो होता है 15.7%। लेकिन आप अगर उन लोगों में से है जो अपना पैसा कुछ टाइम के लिए निकाल लेते हैं, फिर जब मार्केट थोड़ा बढ़ने लगता है तब फिर से इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट के सिर्फ जो टॉप के 10 दिन हैं, यानी फॉर एग्जांपल किसी दिन सेंसेक्स जो है वो 5 या 7% से बढ़ा, तो ऐसे ही अगर आप टॉप के 10 दिन को जो है वो मिस कर देते तो सिर्फ 10 दिन की वजह से आपका रिटर्न यानी 1 लाख जो आपके नॉर्मली होते 18.6 लाख रुपीज़ वो रह जाते सिर्फ 9 लाख रुपए
अगर आप सिर्फ टॉप के 10 दिन को मिस कर जाते। वैसे ही अगर आप टॉप के 20 दिन को मिस कर जाते तब आपका रिटर्न सिर्फ 8.7% होता और आपके 1 लाख के 20 साल में सिर्फ 5.3 लाख होते। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट के बेस्ट डेज को मिस कर जाएंगे तब आपका रिटर्न बहुत ही कम होगा। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ टॉप के 5 या 10 दिन भी मिस कर जाए तो हमारे रिटर्न्स में ओवर द लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा डेटा जो हमें ये बताता है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्यों हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, वो हमें इस डेटा से पता चलता है। तो ये जो ग्राफ है ये बताता है कि निफ्टी जो है उसके नेगेटिव रिटर्न देने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ 1 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपकी नेगेटिव रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी 46% होती है। वैसे ही अगर आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आपकी नेगेटिव रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी 38% होती है। वैसे ही अगर आप देखें तो अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी नेगेटिव रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है। तो अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 7% चांस है कि आपको एक नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। वैसे ही अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 0.1% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। वैसे ही अगर आप 7 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 0% चांस है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता पिछले 25 सालों में। तो दोस्तों इस डेटा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों हमारा जो टाइम होराइजन है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।